जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 23 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 5 FR 2 का। खामोश हो जाए प्लीज। कल जो हमने क्वेश्चन किया है फाइनेंस लीज का, क्वेश्चन नंबर 8 का 3 था, बोले 8 का 3 ही था ना जी। हाइब्रिड क्लास में से एक बच्चे का सवाल है 8 के 3 से, तो 8 के 3 में क्या सवाल है भाई? पूछिए भाई, पूछिए क्या सवाल है। माइक चला गया, चले मैं ये बात पूरी कर देता हूँ, एक बार सुन ले। माइक इधर ही रख दे तारिक भाई इनके पास। अब पूछ ले आ गया तो पूछे। पहले मुझे वो ढूंढने तो दो, है ही नहीं। अच्छा जी, चले ज़बानी करते हैं, फिर इस सवाल को दोबारा करना है चूँकि बस एडवांस का करके तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। देखें, हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या कुछ लेना होता है लेसर के सवाल में। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र टू लेसी वाला केस है तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन होता है, ठीक है। और अगर, काश मुझे वो मिल जाए, हाँ मिल गया, काश पूरा हुआ। लेसर के केस में अगर ओनरशिप में ट्रांसफर होना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन। भाई इधर देखो, आप बुक ना देखी जाओ, ठीक है, प्लीज थोड़ी देर देख लो, परचेज ऑप्शन। और अगर ओनरशिप में ट्रांसफर नहीं होना तो फिर टेंशन पड़ती है लेसर को कि मिस यूज ना करे, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का, ठीक है। तो अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV, जो लेसी से लेने होते हैं इसने, और प्लस कर देते हैं हम UGRV। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को फिर प्रेजेंट वैल्यू पे लाएं तो नेट इन्वेस्टमेंट बनती है। ये तो होगी सिंपल बात कि दोनों ही इस एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज हैं। ये सारे लेसर के, ये सारे कैश फ्लोज इसी एसेट से रिलेटेड है ना। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक एसेट आप खरीदते हो 100 रुपए का और किस्तों पे देते हो, और किस्तें आप रिसीव कर रहे हो मुख्तलिफ नामों से 120 रुपए। तो 120 आपकी ग्रॉस में इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न समेत चीजें आ रही हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? 100 रुपए। 100 रुपए का आपने एसेट खरीदा, 20 का आपने इंटरेस्ट कमाया। कहानी इस तरह से होती है। तो इस एसेट से रिलेटेड सारे ही कैश फ्लोज हम लेसर के लिए ले लेते हैं कि इसने डाउन पेमेंट लेसी से ली, इसने रेंटल्स लिए लेसी से, इसने लेसी से कोई गारंटी करा के रेजिडुअल वैल्यू ली, और फिर जब एसेट चूंकि वापस आ गया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी थी, तो मार्केट बेच के बाकी पैसे भी इसी एसेट से आए। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई। अब हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना शुरू किया, इसको नेट इन्वेस्टमेंट पे लाकर इससे, ठीक है। और अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जो कि नेट इन्वेस्टमेंट बनाई हुई थी, इसी के हिसाब से बनाया हमने। और सवाल के अंदर GRV और UGRV भी ऐड किया अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में, ऐसे ही किया था, ठीक है। काश के मैंने तस्वीर बना ली होती। बहरहाल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में आखिरी दिन GRV प्लस UGRV आया था, ठीक हो गया, सही है। अब जब हम नोट की तरफ जाते हैं तो मैच्योरिटी एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली लीज रिसीवेबल्स को ले रहे होते हैं। मैच्योरिटी एनालिसिस में क्या होता है जी? लीज रिसीवेबल्स। क्या होता है जी? लीज रिसीवेबल्स। लीज के रिसीवेबल्स तो सिर्फ यही थे, ठीक है। ये लीज से तो रिसीवेबल नहीं है, ये तो लीज वाले रिसीवेबल्स करने के बाद एसेट जब लेसर के पास वापस आया तो बाजार में बेच के किसी और बंदे से बाजार में बेच के ये पैसा लेसर ने रिसीव किया, ठीक है। तो हम मैच्योरिटी एनालिसिस के अंदर लीज रिसीवेबल लेते हैं, इसलिए वहां पर सिर्फ GRV ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने लगते हैं तो अगले स्टेप में जाकर रिकंसिलिएशन में हम टोटल लीज रिसीवेबल्स के अंदर GRV को ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के अंदर तो पूरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ही नेट इन्वेस्टमेंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना, तो सब कुछ ही लेना है। तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के अंदर GRV भी आएगा, अगर आप याद रखना चाहें तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के अंदर GRV भी आएगा और UGRV भी आएगा। लेकिन जब नोट बनाने आएंगे तो नोट के अंदर मैच्योरिटी एनालिसिस में चूंकि सिर्फ लीज रिसीवेबल्स लेते हैं तो उसमें सिर्फ GRV लेना है, और फिर आपने रिकंसिलिएशन बनाते हुए लीज रिसीवेबल में UGRV ऐड करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, ठीक है। होपफुली ये बात कुछ समझ आई होगी। नहीं आई है तो खैर सवाल करना है हमने, इस जैसा सवाल अभी दोबारा करना है, फिर भी पूछो सवाल। यार ये सवाल को, इस होमवर्क वाले सवाल को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर भी ये बात हो ही जानी है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क में था?
15 को पढ़ो ना ज़रा, इसके अंदर सब कुछ है ये, ठीक है। 15 क्या कहता है जी, लीज टर्म है 8 साल और इंसेप्शन है 1 जनवरी 5 पे, फेयर वैल्यू है 465, 12%, एनुअल रेंटल, रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड 10,000 जीआरवी है और रेजुअल वैल्यू यूजीआरवी 10,000 है और जीआरवी 5,000 है। अब इस सवाल के अंदर सारी चीजें आ गई ना। चलो, ये होमवर्क में किया था भाई आपने, सवाल करने वाले भाई आपने भी अटेम्प्ट किया था ये। अच्छा चलो आ जाओ, अब इसके सोल्यूशन पे आओ, इसको डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है सवाल हल हो जाएगा, नहीं तो फिर पूछ लेना यार। मुझे ज़रा सोल्यूशन का सफ़ा नंबर ही बता दे कोई बच्चा। 99 जी। ओके, आ जाए जी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पे। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ये हमारे पास, ठीक है। हमने सबसे पहले तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है, जिसमें लीज पेमेंट, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। तो मैंने इसी को तो तोड़ के लिखवाया था कि लीज पेमेंट क्या होती है, लीज पेमेंट वही डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी, ठीक है जी। ये क्या है, लीज पेमेंट्स, ये क्या है, लीज पेमेंट्स, ठीक है, प्लस यूजीआरवी। तो यहां पर किताब के अंदर इसी तरह से लिख दिया गया लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। लीज पेमेंट्स क्या है जी, 82,487.75 के 8 रेंटल्स हैं, प्लस जीआरवी है और प्लस यूजीआरवी है, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल आ गई 674,902, ठीक हो गया। जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने तो ये 82,487 वाले जो कैश फ्लोज थे ये एनवीटी के फॉर्मूला से आ गए वापस, ठीक है, ओके। क्योंकि पहला एडवांस के अंदर डाउन पेमेंट की तरह से आ रहा है ना, पहला क्योंकि है ही एडवांस में, सवाल ही एडवांस वाला था। तो एडवांस में है तो पहला जो है डाउन पेमेंट कोई नहीं थी, लेकिन पहला रेंटल भी डाउन पेमेंट जैसे ही बन जाता है, ठीक है। तो पहला रेंटल डिस्काउंट नहीं होगा और बाकी के 7 रेंटल्स को डिस्काउंट कर दिया। 5,000 को 8 साल पीछे लाए, सिंपल डिस्काउंट। 10,000 को भी 8 साल पीछे लाए, सिंपल डिस्काउंट। और हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4,65,000। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल हमने यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट हुआ 4,65,000 से। ये क्या है, ये क्या है बोलो, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद ये अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल सारा हमने बना दिया और एंड पे अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर 5,000 प्लस 10,000 लिखना चाहिए मुझे, ऐसे ही है ना। हमारी अपनी तरतीब ये थी ना लिखने की, तो इसलिए ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। 5,000 प्लस 10,000, ठीक है। अब चूंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट बनाई थी और नेट इन्वेस्टमेंट की ही प्रेजेंट वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट को ही हम मॉडर्न स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, तो जो कुछ उसमें आना था वो इस स्केड्यूल के अंदर भी आ गया हमारे पास। अच्छा ये लिखा हुआ था, सॉरी सही है, चलो अच्छा है, हमने अपनी तरतीब से लिख लिया, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर अभी हम आगे जब इसको उठाएंगे ना। चलो अच्छा जी, तो ये 5,000 क्या है ज़रा बता दें मुझे। 5,000 क्या है, जीआरवी है और 10,000 यूजीआरवी, ऐसे ही है। चलो अब हम बना लेते हैं इसका नोट ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, जो मसला आपको आ रहा है वो हल हो जाए, ओके। आगे मैन्युफैक्चरर डीलर वाला सवाल चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना। उफ, शुक्र है मिट गया जी बच्चों, हो ही जाएगा उम्मीद है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या बनाना है जी नोट के अंदर, वो लिख लेना आप अंग्रेजियाँ शंग्रेजियाँ। नोट का नंबर है जी 10, भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है। कौन सी लीज, फाइनेंस लीज, पहले नाम तो लिखो, ठीक है। उसके बाद 10.1 में अंग्रेजी ऐसे ही ना पर्चे में लिखा ना इंग्लिश, ठीक है। 10.2 में मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा, किसी एक दिन की बैलेंस शीट बनानी है यार, नहीं यार 8 की बना लेते हैं मेरे ख्याल से, तो क्यों बुक में 5 किया वो मसला नहीं है। अभी यहाँ पर पता है मैच्योरिटी एनालिसिस के अंदर मुझे बहुत सारे साल लेने पड़ेंगे, 8 की बना लेते हैं आप अगर मुझे इजाज़त दें तो, ठीक है। 5 की तो बुक में भी मौजूद है, ओके। तो नोट बनाते हैं जी हम 31 दिसंबर 2008 का, ठीक है। अब 8 पे खड़े होकर ये आप बना लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, आप हो गए नहीं, वो फिगर्स ही बड़ी खतरनाक है।
जी लेस देन 1 ईयर जी कितना 8248 फिर 1 to 2 ईयर्स जी 8248 7.75 फिर 2 to 3 ईयर्स जी ये देखें 9 1 साल था फिर 10 दूसरा अभी 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 ये 11 वाला भी चलना है तौबा यार 11 का बना लेते 487.75 ठीक है जी। उसके बाद 12 वाले साल के अंदर बाकी सारे के सारे कैश फ्लोज आ जाने हैं ठीक है ना। चलो जी तो 3 to 4 ईयर्स की बात करते हैं और 3 to 4 ईयर्स के अंदर ये सारे कैश फ्लोज हैं लेकिन ज़रा ध्यान से इस 15,000 के अंदर एक चीज़ हमने यहाँ पर लेनी है दूसरी नहीं लेनी ठीक है। तो 3 to 4 ईयर्स में आप 8248 तो करेंगे प्लस क्या चीज़ लेंगे ओनली 5,000 GRV को लेंगे ठीक है। 5K ऐड कर दिया आपने कितना बन गया 87,487.75 ठीक है। तो हमने सिर्फ चलो 5K ही लिखा रहे हमने सिर्फ क्या लिया है जी यहाँ पर मैच्योरिटी एनालिसिस में सिर्फ क्या लिया है जी GRV को ठीक है क्योंकि इन सब का जो टोटल बनना है अब टोटल क्या है जी टोटल क्या है 3349 5.51 एग्जैक्ट सुभान अल्लाह ठीक है जी। ये जो है ये क्या कहलाता है टोटल लीज वाला रिसीवेबल टोटल लीज वाला रिसीवेबल ठीक है जी। अब 10.2 में हमारी रिकॉन्सिलिएशन बना करती थी ठीक है जी 3 में बड़ी गलती कर दी वैसे तो एक और सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन दे रही इससे 3 हो गई है इन्हें दुकान खोल लेनी है सी छड़ के जंग इलेक्ट्रिक स्टोर जी। रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट होगी जी टोटल लीज रिसीवेबल से टोटल लीज रिसीवेबल ये यहाँ से उठ के एज इट इज आ जाता होता है 334951 इसमें ऐड किया करते हैं हम यहाँ पे आके UGRV और वो था 10,000 ठीक है। तो प्लीज़ बेटा सीरियस रहे इंसान बने 5,000 की GRV हमने मैच्योरिटी एनालिसिस में ऐड की और रेकन्सिलिएशन में UGRV भी ऐड कर दिया और अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन गया 3334 ठीक है डबल लाइन नहीं लगानी थी ठीक है। और ये आ गई हमारे पास ग्रॉस पूरा लिखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ठीक है जी लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। अब जी ऊपर सब का सब अर्नड है नीचे सारा अनअर्न्ड है नहीं ये सवाल ध्यान से देखने वाला था ये सारे अर्न है प्लस ये अगला भी अर्न है। एडवांस के सवाल में लाइन के आगे वाला भी एक अर्न होता है क्योंकि जो इस साल का इंटरेस्ट है वो अगले साल के पहले दिन नज़र आ रहा होता है लेकिन अर्न तो पिछले साल के आखिरी दिन हो चुका होता है ठीक है। तो हमारी अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम जो बनेगी वो 1 2 3 4 टोटल कितना बनता है इनका बोले इन सब का टोटल करना है जी एग्जैक्ट इन सब का टोटल कर दें बोले 54,808.83 ये माइनस कर दें ये कहाँ से आया जी समझ आ रही है इस डिब्बे का टोटल है ये ठीक है। मैं दोबारा लिख नहीं रहा तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या आ गई जी 290142.17। अच्छा देखें पर्चे के अंदर आपने इसको नहीं कहीं जाकर मैच करना प्लीज़ ठीक है। यहाँ पे बेशक कर लें यहाँ पे जाके मैंने कहा था कि इसके बराबर होगा लेकिन एडवांस के सवालों में इसके बराबर नहीं आया करेगा एग्जैक्टली क्योंकि इधर देखें ये जो लाइन के आगे वाला इंटरेस्ट है ये भी हमारे साल से रिलेट करता है लेकिन ये क्लोजिंग डेट पे अभी रिसीव
नहीं हुआ तो ये प्लस करना है, प्लस 259 ये भी रिसीवेबल है, ये भी प्लस कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आता है 290,142.17 आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब मसला सिर्फ यही बात है जो याद करने वाली याद नहीं हो रही है कि हमने एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में दोनों को लेना है, जीआरवी और यूजीआरवी को, मैच्योरिटी एनालिसिस में सिर्फ जीआरवी को लेना है और रेकन्सिलिएशन में सिर्फ यूजीआरवी को लेना है। ठीक है, सही है। अब अगर समझ इसकी जो ज़्यादा नहीं आ रही तो उसको याद कर लो, फिर और क्या हो सकता है। क्वेश्चन वैसे अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अब हमें शुरू कर देना चाहिए ऑपरेटिंग लीज को। ठीक है, तो लेक्चर नोट्स वाले एरिया में आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 कल किया था ना, बोले इनमें सारे आंसर्स क्या आ रहे थे, नो। तो हमने कह दिया था कि ये फाइनेंस लीज नहीं है और जान छुड़ा ली थी। अब अगर फाइनेंस लीज नहीं है तो फिर दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग लीज। दूसरा नाम क्या है जी, ऑपरेटिंग लीज है। और इसका मतलब आप अपने बुक्स पे लिख सकते हैं कि लेसर विल कीप द एसेट इन हिज बुक्स। यहाँ पे क्या कहा था हमने, यहाँ पे कंक्लूजन क्या था, इट इज ऑपरेटिंग लीज, लेसर विल, अच्छा वो मैंने लिख दिया पहले, अच्छा ये यहाँ पे लगाए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भाई ये लिख लिया था, ऐसे ही मैं परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज अगर तो लेसर विल कीप द एसेट इन हिज बुक्स। ठीक है, और अगर फाइनेंस लीज हो तो डू नॉट कीप एसेट इन बुक्स, यानी ट्रांसफ़र कर देता है वो एसेट लेसी को और सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखते हुए अपनी किताबों में से भी उसको निकाल देता है। ठीक है, ओके चलो। अच्छा जी, अब आज क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं और ये 10 में सवाल पहले देख के बता दो कि लेसर का है या लेसी का है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। अच्छा चलें, अब अगर लेसर का सवाल है तो हमें तो पता नहीं है कि ये फाइनेंस लीज है। मैंने कह दिया कि ऑपरेटिंग लीज शुरू कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही पर्चे के अंदर एग्जामिनर कहेगा चलो जी ऑपरेटिंग लीज ही है, ये तो हमें खुद चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास तो 5 टेस्ट ही हैं। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। लेसर बॉट एन एसेट फॉर 500, ये उसकी फेयर वैल्यू है, ऑन यकम जनवरी 15, ये पहली एंट्री करेंगे परचेज वाली क्योंकि डेट ऑफ परचेज आ रही है। ठीक है ना, ओके। उसके बाद एंड लीज इट ऑन द सेम डेट अंडर, नहीं ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ ऑन द सेम डेट, बस लीज कर दिया उसने। यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स, 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ है। लीज टर्म है 2 ईयर्स। ये तो टेस्ट फेल होता हुआ नजर भी आ रहा है, खैर हम तो सारे टेस्ट लगाएंगे। एनुअल रेंटल ऑफ 30 and 80 आर पेएबल इन एरियर ऑन 31/15 and 16। ठीक है, अब आपने टेस्ट लगाना शुरू करते हैं जी। पहला टेस्ट, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है मुफ्त में लेसी को, कहीं नहीं लिखा हुआ। नंबर 2, क्या पैसे देकर लेसी एसेट लीज के एंड पे ले जा रहा है एसेट को, उसका आंसर भी नो है। नंबर 3, क्या लीज टर्म यूजफुल लाइफ का 75% कम से कम है, चेक कर लेते हैं जी। लीज टर्म है 2 ईयर्स और 10 into 100 आंसर इज 20%, तो आंसर इसका नो है। ठीक है, अच्छा अब टेस्ट 4 और टेस्ट 5 रह गए। ठीक है, तो टेस्ट 5 पहले लगा लेते हैं। क्या एसिड स्पेशलाइज नेचर का है, नहीं। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 हमारा कहता था कि क्या इंसेप्शन ऑफ लीज पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड के कम से कम 90% के बराबर है।
अब इसमें मसला ये आया कि हमारे पास फ़िलहाल प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। अब डाटा लिख के देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम डाटा लिख के इसको ज़रा साइड पे ले जाना, तो सारा कुछ सामने आ गया उसमें, चलो कोई नहीं, खैर है जी। इधर देखें जी, हम वर्किंग वन किया करते हैं, बोलो। वर्किंग वन के बाद अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी बनाया करते हैं, ठीक है। हम वैसा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं ज़रा, वैसे ही जो बनाया करेंगे अभी इसमें हम, ठीक है। वर्किंग वन मैं नहीं कर रहा, मेरी वर्किंग वन यही है आज, ठीक है। डेट और इंस्टॉलमेंट, क्या चीज़ जी? डेट और इंस्टॉलमेंट। डेट क्या है? पहले दिन क्या एंट्री होगी? लेसर एसिड खरीदेगा, बस ठीक है। लीज पे देने वक्त एसिड किताबों से निकालता नहीं है, ठीक है। बस 31 दिसंबर 15 पर किराया वसूलेगा 30 रुपये, और फिर 31 दिसंबर 16 पर किराया वसूलेगा 80 रुपये, तो टोटल क्या हो गया? 110, ठीक है। अब मसला ये है कि सवाल के अंदर कहीं पे हमें कोई डिस्काउंट रेट नज़र नहीं आ रहा कि हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकें, ऐसा ही है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, इसका डिस्काउंट रेट कुछ भी हो, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी तो हो सकता है वो 115 आए, हो सकता है 120 आए, हो सकता है 125 आए, है ना, 150 आए, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 110 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो वो एक जो मर्जी हो, जितनी मर्जी हो, वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी इस 110 से कम ही होगी, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो प्रेजेंट वैल्यू शुड बी लेस देन 110, ठीक है। ये तो पता लग गया हमें, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जितनी भी हो, रेट तो नहीं है ना, अगर होती तो इससे कम ही होती। अब मसला ये है कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हमें चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अगर सवाल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट नहीं है तो मजबूरी के दर्जे में हम क्या करते हैं, हम लीज पेमेंट्स को ही ले लेते हैं और उसको फेयर वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100 करते हैं, ठीक है। ज़रा चेक करें, लीज पेमेंट्स कितनी है? 110, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट क्या है? 500, तो 110 बटा 500 का 100% लें, 100 लें, 20। अच्छा, अब देखो ना, हमने क्या लिया? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को जब हमने हमने क्या लिया? ये लीज पेमेंट को ही ले लिया। अब लीज पेमेंट को जब हमने फेयर वैल्यू से कंपेयर किया तो वो 90% से नीचे है। अगर प्रेजेंट वैल्यू होती तो ये तो इससे भी नीचे चला जाता, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो 110 से भी कम हो जाना था, तो ये परसेंटेज तो मज़ीद कम हो जाती, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो लिख लो अपने पास, ये इसी तरह से लिख लो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ओवर फेयर वैल्यू। ये फार्मूला यूज़ करना था, ऐसे लिखो ना, ये फार्मूला यूज़ करना था, लेकिन उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर आपने यहाँ पर लिखा कि जी ये हमारी बफलो ब्राउन है, मज हमारी पूरी है, और अब हमें मजबूरन लीज पेमेंट को ही प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे लेना है, ठीक है। और लीज पेमेंट लेकर अगर 90% से नीचे ही आ रहा है ये आंसर, तो प्रेजेंट वैल्यू आने पर तो ये और नीचे जाना है। तो कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी सब्सटेंशियली इक्वल नहीं है फेयर वैल्यू पर एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। इसलिए कंक्लूजन ये हुआ, सबका जवाब अगर ऑपरेटिंग लीज है तो यूँ लिख सकते हैं, हम यूँ लिख सकते हैं, अगर प्रेजेंट वैल्यू होती तो परसेंटेज इससे भी कम हो जाती। ऐसे ही है, और सही है ना। ये टेस्ट 4 कहीं पे भी लगाना पड़े और डिस्काउंट रेट ना हो, आप प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की ना निकाल सक रहे हो टेस्ट 4 के लिए, तो भाई मजबूरी के दर्जे में फिर क्या किया करोगे? लीज पेमेंट लगाकर, लीज पेमेंट को इस टेस्ट में यूज़ करके चेक कर लिया करोगे। अगर तो लीज पेमेंट यूज़ करके भी 90% से नीचे ही है तो फिर प्रेजेंट वैल्यू से तो और नीचे ही जाना है, ठीक है। तो ये आप अपने पास डिस्कशन लिख लें और कंक्लूजन लिखें जी कि ये कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज है, तो फिर ऑपरेटिंग लीज में एसेट किताबों से नहीं निकलेगा लेसर की, ठीक है। सही है, चलें जी फिर अब काम शुरू करते हैं।
ये किसी ने लिखना है? परसेंटेज इससे भी कम हो जाती, 22%। प्रेजेंट वैल्यू आती तो 110 से नीचे ही होती है, लीज पेमेंट है। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो प्रेजेंट वैल्यू कभी इससे ज़्यादा हो। तो अगर फिगर ने न्यूमरेटर में इससे भी कम हो जाना है तो फिर परसेंटेज ने तो और नीचे गिर जाना है। जी सही है। ये मैंने इसलिए बात कर ली कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू आपकी ना निकल सक रही हो और सवाल की रिक्वायरमेंट वो ये दे दे कि टेस्ट लगाओ, तो फिर आप फंसे बैठे हो, ठीक है ना। तो फिर उस सूरत में आप ये लगा के चेक कर लेना, मजबूरी के दर्जे में ये भी हो सकता है, ठीक है। सवाल आप सामने कर लूँ, मैंने उधर जाना है, सवाल शुरू करें। अच्छा जी, नहीं ये ले तस्वीर खींच लेना यार। बहुत हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। अच्छा जी, नोट ज़रा को 10 एक मिनट अगर आप ना करें ना तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वर्किंग 1 हमारी होगी वही, हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाने की कोशिश करनी शुरू करनी है। हम डेट और इंस्टॉलमेंट तो लिख लेंगे, लेकिन आगे कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा नहीं, तो फिर हम प्रेजेंट वैल्यू पे भी नहीं ला रहे होंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी अलग नहीं कर रहे होंगे, वो सारी अकाउंटिंग मुश्किल वाली हम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन शुरू तो हम वैसे ही करेंगे, जैसे 31 दिसंबर 2015 पर कितना किराया 30 आना है, और 31 दिसंबर 2016 पर 80 आना है, टोटल 110 रिसीव होना है, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ी देर में आपने नोट नहीं करना एंट्रीज को, क्योंकि एंट्रीज जो है वो 2-3 फेजेस से गुजर के फाइनल वर्जन पे पहुंचेंगी, ठीक है ना। बस आपने वो ट्रांजिशन को समझते जाना है, ओके। दो साल हैं जी हमारे, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 है, और फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 आएगा, ठीक है। यकम जनवरी 15 को एसिड खरीदा लेसी ने लेसर ने, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट लेसर ने 500 से कर दिया, ठीक है जी। और फिर इसने लेसी को ये ट्रांसफर कर दिया, ये ऑपरेटिंग लीज है। 12 साल की जिंदगी वाला एसेट, 2 साल एनू दे, साल ओनू दे, 3 साल एनू दे, ये काम चल रहा होता है, किराए पे दे रहा होता है जैसे कोई चीज़ बंदा एसेट, तो ये एसेट इसकी किताबों से निकलता नहीं, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 15 पर कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, साथ साथ नोट करने वालों को ये मिटाना पड़ेगा बाद में, कितना 30, और फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड, क्योंकि एसेट इसके पास पड़ा है, ये पीपीई है, इसका कुछ नहीं है। और ये पीपीई के अंदर एसेट पड़ा होता था ना। आप देखो, आपने कोई एसेट, आपने जो है वो 10 जनरेटर खरीद लिए, पैसे पड़े थे आपके पास, अब आप वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को किराए पे दिए जा रहे हैं, तो आपका एसेट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट नहीं है। इंट्रो में ये बात पढ़ा करते थे, ओनरशिप होना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये इसकी ओनरशिप में ये किराए पे देता है, कुछ को 10 दिन के लिए, किसी को 50 दिन के लिए, किसी को साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए, डिफरेंट लीजेज हैं। हमारे सामने 2 साल वाली लीज आ गई, ठीक है ना। तो एसेट्स ही किताबों में है, इसलिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है। कितने से जी 500 बटा यूजफुल लाइफ कितनी है 10 साल, 50 एक्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। यहां तक को मसला है तो बताएं। उसके बाद यार ये मैं छोटा लिख रहा हूँ बहुत, चलो चेंज करूंगा ना तो फिर जरा ये ध्यान से बड़ी ट्रांजिशन देखनी है आपने, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान बहुत है, मुश्किल काम लीज में कर बैठे अब आसान है। अब एक मुश्किल थोड़ा सा आना है मैन्युफैक्चरर डीलर, वो भी आसान है, ठीक है। तो
मतलब निस्बतन इनमें ज़रा मुश्किल बात है, लेकिन है तो वो भी आसान। ठीक है, अच्छा अब अगला साल आया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इस दिन एसेट दोबारा खरीदने को नहीं जाना इसने। ठीक है, अगले साल 31 दिसंबर 16 पर कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 80 से। ठीक है जी, और 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन 16 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 50 से। ठीक है जी, कोई मसला? कोई मसला नहीं है जी? जी क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? आप लोगों को कोई मसला नहीं है? क्या मसला है? अच्छा, और किसी को मसला? कोई मसला नहीं है? भूल गए इंट्रो? इंट्रो भूल गए हो जी? पेएबल शेबल, अच्छा पेपर पास है, अच्छा एग्जाम्ट है, अच्छा कोई मसला नहीं है। हाइब्रिड वालों को किसी को मसला हो? मुझे तो मसला है। सुनो 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 सुनो, देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिल्कुल अकाउंटिंग के बचपन में, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था कि रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस इकट्ठे नज़र आने चाहिए। ठीक है ना? अब अगर आप गौर करें तो आप एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं हर साल बराबर बराबर, यानी एक्सपेंस हर साल बराबर बराबर है, और उसी एसेट को इस्तेमाल करके जो इनकम आ रही है वो 30 और 80। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की क्या हो गई? वायलेशन। ये मसला था मुझे। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन समझ आ रही है कि आपका एसेट हर साल बराबर फायदा दे रहा है, आप एक्सपेंस तो कर रहे हो 50-50, इसी एसेट को इस्तेमाल करने का किराया लेसी दे रहा है, वो किराया आप 30 और 80 इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, ये तो गलत है। ठीक है, लाइक विद लाइक का कंपैरिजन हो, यानी अगर एसेट आपका स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट हो रहा है तो इनकम को भी स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करें। तो आप पहली बार जिंदगी के अंदर आप इनकम को स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। वो कैसे किया करेंगे? इधर देखें, ये टोटल आ गया। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? टोटल 2 साल का। हम यहां पर निकालेंगे रेंटल इनकम पर ईयर, रेंटल इनकम पर ईयर, और ये जितना हुआ करेगा, ठीक है 110 है, ये जितने साल का हुआ करेगा उससे डिवाइड कर दिया करेंगे, आंसर 55 पर ईयर आ गया। ठीक है, तो नई कहानी सामने आ गई अब। ठीक है, इसका मतलब ये एंट्री अब सही नहीं रही, दे दो। ठीक है, ये समझ आई बात? ठीक है, बेटा मैंने ये कहा कि अगर इधर आप देखें तो आप एक्सपेंस, इस एसेट का एक्सपेंस 50-50 बराबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी एसेट को किराए पे देकर ये इनकम रिसीव हो रही है, तो वो इनकम आप 30 और 80 रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन है ना। ठीक है, रिसीट के ऊपर तो इनकम वैसे ही रिकॉर्ड नहीं करनी होती, हमने तो अर्न की बेस पे करनी होती है। असल में हमने लेसी से फिर पूछा, लेसर से पूछा जाके ए की चंद चाड़े है, ये क्या ड्रामेबाजी है? बराबर एसेट अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो बराबर इनकम रिकॉर्ड करो। उसने कहा यार आपको हर बात का नहीं पता। ठीक है, आप हो अकाउंटेंट, आप तो रहे अकाउंटेंट, हमें बिजनेसमैन, ये गेरू डाला है। ठीक है ना, कस्टमर को क्या कहा? पहले साल सिर्फ 30 रुपए किराया दे दो, अगले साल 80 दे देना। ठीक है ना, हमने बराबर नहीं रखा, हमने पहले साल कम किराया रख के कस्टमर को अट्रैक्ट किया। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, मसला तो कोई नहीं है। तो किराया तो आगे पीछे वो रिसीट को रख ही सकता है उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन असल में बात तो यही है कि इस एसेट से फ़ायदा आ रहा है, तो एक्सपेंस 50-50 है तो इनकम भी बराबर बराबर हो। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया करना है, जितने साल की लीज होगी, 3 साल होती तो टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर देते, 4 साल होती तो टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर देते, 2 साल है तो टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। हर साल 55-55 की इनकम रिकॉर्ड होगी। ये वाली एंट्री सही नहीं है। ठीक है,
अब एक मसला आ जाएगा, वो मसला ये है कि आप रिसीव कर रहे हो 30 और कमा रहे हो 55। जान पहचान है इस अकाउंट से, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर हम उधार वाली सेल रिकॉर्ड करते थे, इनकम। हम जिस दिन गुड्स के सेलर हैं तो गुड्स डिलीवर कर लेते थे, या सर्विसेज के प्रोवाइडर हैं तो सर्विसेज रेंडर कर लेते थे। बचपन में इंट्रो में तो हम उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते थे और हम कहते थे जब कमा लिया है तो रिकॉर्ड कर लो। तो सेल की एंट्री क्या किया करते थे, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। मिसाल के तौर पे 100 रुपया। फिर ज़रूरी नहीं होता था कि ये सारा कैश आ जाए, कुछ कैश आता था कुछ नहीं आता था। जब कैश आता था तो उसकी एंट्री करते थे कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। मिसाल के तौर पे 60 रुपये आ गए, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट पर 40 क्या होता था, रिसीवेबल। ऐसा ही है। फिर जी अगले साल ये ब्रॉड डाउन बन जाता था। फिर नई सेल करते थे, उधार पे एंट्री होती थी डेटर डेबिट इनकम सेल क्रेडिट। कुछ हो दे यार 70 तो ठीक है। और कैश लेट से फिर कोई 80-90 रुपये आ जाता था तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट करते थे। और क्लोजिंग फिर ये कहानी कुछ कितना 20। ये कहानी समझी हुई है आपने, तो बस ये भी यही कहानी है अब, ठीक है। ये भी यही कहानी है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अभी भी एंट्री गलत ही है, ठीक है। आपने 55 रुपये कमा लिए, आपने 55 रुपये कमा लिए तो आपने उसकी एंट्री पास की डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 55 से, ठीक है। और आपको रिसीव हुआ 31 दिसंबर 15 पर 30 रुपया, तो आपने एंट्री की कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 30 रुपये से। समझ में आती है बात, ठीक है। अगले साल आपने कमाया कितना 55, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट आपने की जनाब 55 से एंट्री। और अगले साल के एंड पे आपको रिसीव हुआ कैश 80 का कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 80 रुपये से। तो ये इंट्रो वाली एंट्रीज हैं कि नहीं है, ठीक है। इंट्रो वाली एंट्रीज है ना, ठीक है। अब बस करना क्या है, करना ये है कि डेटर को आपने रिसीवेबल कह देना है और सेल को आपने रेंटल इनकम कह देना है, ठीक है। रेंट रिसीवेबल, डेटर क्या है, डेटर का नाम क्या है, रेंट रिसीवेबल है ना, ठीक है। और ये सेल नहीं है बल्कि रेंटल इनकम है, सही है। तो लाओ डस्टर अब फाइनल वर्जन लिखे, लेकिन अभी भी नोट नहीं करना, इसके बाद भी एक मसला है, छोटा सा मसला नहीं है, वो फिर अपनी सहूलत के लिए हमने एक काम करना है, पक्का वही रखेंगे क्योंकि उस तरीके से हर तरह का सवाल आपका हो जाएगा बगैर सोचे ही, बस ऐसे ही खुद ब खुद ही, ठीक है। असल में यार एक बात याद रखना, ऑपरेटिंग लीज करवाने का हर उस्ताद का अपना तरीका है और सारे के सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा तरीका होता है सबका, ठीक है ना। इसलिए जिसके पास हो उसी का तरीका फॉलो कर लेना चाहिए। इस तरीके से हम ये करेंगे सवाल, वो पिछले 3-4 अटैम्प्ट्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुँची कि इस तरह का तरीका होता है कि हर तरह का सवाल इसमें टैकल हो जाता है, आसानी से, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। वरना कभी कभार ना ये ऑपरेटिंग लीज ऐसे खाम खा टेक्निकल बन जाती है, हालांकि कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी तक साथ ही थे, क्या एंट्री की हमने, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। बस इसको बदल देना है नाम को। डेटर का नाम क्या है जी, हम 31 दिसंबर 15 पर कहेंगे रेंट रिसीवेबल डेबिट, ये वही डेटर ही है, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट कितने से जी, 55 से, ओके। और उसके बाद 31 दिसंबर 15 को हमें ये कैश रिसीव होगा तो हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 30 से, ठीक है। 31 दिसंबर
16 आएगा, तो फिर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बोलो बोलो, डेटर डेबिट सेल, बोलो बोलो, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, हर साल बराबर बराबर, ऐसा ही है। और फिर कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, तुस्सी से। ठीक हो गया? ये एंट्रीज बिल्कुल ठीक है। आप, ये फाइनल वर्जन है, इसमें कोई मसला वैसे नहीं है, लेकिन अब हमने इसको सिर्फ अपनी सहूलत के हिसाब से ऐसी तरतीब पे रख लेना है कि हर सवाल उससे हो जाए, क्योंकि एरियर के सवालों में तो आप इससे कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब एडवांस का सवाल आएगा तो पहले कैश आएगा फिर अर्न होगा। एडवांस यही होता है ना कि पहले किराया आ जाएगा फिर उसको साल किराए पे देकर अर्न किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर हो सकता है आप पहले रिसीवेबल रिकॉर्ड ना कर सकें, फिर आप यही सवालों के अंदर सोचते रहें कि अगर एरियर का है तो पहले अर्न करें फिर रिसीव करें, और अगर एडवांस का है तो पहले रिसीव करें फिर अर्न करें। उसकी बजाय एक पक्का उसूल बना लेते, ठीक है, हम हमेशा रिसीट को पहले रिकॉर्ड कर लिया करेंगे, ठीक है, और अर्न को बाद में। ये चूंकि सेम डे पे है तो कोई इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। मैं अगर पहले एंट्री पास कर दूं रिसीट की कि कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, आप कहोगे सर रिसीवेबल डेबिट हुआ नहीं, क्रेडिट कैसे कर दिया? तो मैं कहूँगा यार कोई बात नहीं, एक ही तो दिन है, अगली एंट्री देख लो ना, उसी सेम डेट के ऊपर जो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री भी आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरतीब पे एंट्रीज करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये एरियर के सवालों में, चाहे एडवांस के सवालों में, चाहे जो मर्जी लीज के ईयर के साथ करता रहे, जो मर्जी छेड़छाड़ सवाल के साथ कर दे, हमारे जहन में सिर्फ यही हुआ करेगा कि हमने बीइंग अ लेसर ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करते हुए क्या किया करना है। हमने कहना जी एसेट आया, कैश किराया आया, हमने कमाया और एसेट थोड़ा इस्तेमाल की वजह से घिस गया, ठीक है। एसेट आया, हमने किराया रिसीव किया, पहले रिसीव करना है, हमने किराया रिसीव किया, फिर हमने कमाया और एसेट को डेप्रिशिएट किया। ये हमेशा यही रहेगा फिर, तो बस यही एंट्रीज रह जाएंगी। हाँ तो रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाएगा ना, रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। हम अब अकाउंटेंट्स हैं, हमने अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। देखो 50-50 डेप्रिसिएशन है, 55-55 ही इनकम भी रिकॉर्ड हो रही है, स्ट्रेट लाइन पे आ गया वो भी। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ उस पर 30 ही देने, उससे कौन सा हमने 80 मांग लिए, ये तो हमारी अकाउंटिंग है, हम अपनी किताबों में कर रहे हैं मींगा लेसर, ठीक है। तो लेसर ऑपरेटिंग लीज होगी तो लेसर क्या करेगा, एसेट लेगा फिर किराए पे दे देगा, लेकिन किताबों से निकालेगा, ठीक है। किराया रिसीव करेगा, फिर कमाई करेगा, फिर डेप्रिशिएट करेगा, ठीक है। तो एसेट खरीदा, कैश आया, रेंट कमाया और डेप्रिशिएट किया। एसेट खरीदा, कैश आया, रेंट कमाया, डेप्रिशिएट किया। अब जो सा मर्जी सवाल हो यही 4 काम है। एसेट आया, कैश, रेंटल रिसीव कर लिया ना, कैश आया, रेंट कमाया, और रेंट ही कह लें, कैश ना कहें, रेंट कह लें, लेकिन रेंट में आप ना कंफ्यूज हो इसलिए मैं कैश पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एसेट आया, फिर कैश आया, फिर रेंटल कमाया और फिर डेप्रिशिएट किया। ये तो एरियर का सवाल है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको ये बात करते हुए कि सर पहले आप कैसे लिख रहे हैं कैश, कमाएं तो सही, ठीक है ना। तो एडवांस में तो पहले होता ही कैश है ना, ओके। तो फिर भाई उसके लिए यही है कि सेम डेट है, गुजारा कर लो, अगले सवालों में जाके मुश्किल सवालों में आपको आसानी हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। तो लो जी फाइनल वर्जन अब नोट कर लेना, अब नोट कर लेना, ठीक है जी। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री करवाओ पहले, 31 दिसंबर 15। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करोगे ना पहले, ये तो कवाली कर रहा था मैं, पहले कैश रिसीट को रिकॉर्ड करो। तो कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब आपके दिल में आएगी कौन सा क्रेडिट, डेबिट तो हुआ नहीं क्रेडिट, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात मान लो उस्ताद की, ठीक है। कितना कैश कितना आया, 30, ओके। और इसी दिन फिर अगली एंट्री 31 दिसंबर 15 पे कमा कितना लिया था, 55, तो उसकी एंट्री होती है, कमाया की एंट्री होती है रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट 55 से,
ठीक है जी। तो ये एसेट खरीदा, ये कैश आया, और ये रेंट कमाया, कैश आया और रेंट कमाया। बस ये हमेशा याद रखना है, पहले कैश आया रिकॉर्ड करना है, फिर रेंट को कमाया है वो रिकॉर्ड करना है आपने। ओके, इससे फायदा हो जाएगा हर सवाल के अंदर जी। अगले साल भी जाओ, इसकी मत देखो, पहले क्या करना है हमने, कैश आया रिकॉर्ड करना है, तो पहली एंट्री तो होनी कोई नहीं है, तो कैश डेबिट और रेंट रिसीवेबल, वही कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कितने से जी, 80 से, और डेट नहीं लिखी मैंने, माजरत, 31 दिसंबर, दोबारा ही कर लो एंट्री, फाइनल वर्जन पे आगे गड़बड़ ना करें ना जी। 31 दिसंबर, भाई मार्कर कोई भी काम का नहीं है, 31 दिसंबर 16 पे कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, 80 रुपये आ गए, और रेंट कमाया कितना, वो तो बराबर ही था, तो कमाया की एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। बोले 55 से। अब कर लें जी नोट इसको। वैसे तो स्टैंडर्ड एसी की बात की है, वो होगा तो उसको भी देख लेंगे, सवाल में तो अभी नहीं है ना, अभी तो सवाल में स्ट्रेट लाएंगे। नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, अभी मुश्किल सवालों में। मैंने आपको बताया इसके कई तरीके हो सकते हैं सवाल करने के, हर तरीका ही सही है, पर ये थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल लगने वाला हमेशा के लिए आसानी पैदा कर देगा, इसलिए इसी को फॉलो करना। अच्छा जी, कोई नहीं, मैं कौन सा मिटा रहा हूँ यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 15। आमिर कहाँ चला गया? जी जी, आवाज़ करीब माइक करेंगे तो आवाज़ आएगी। क्या? डेप्रिसिएशन को अपोर्शन कर लें, यानी कि यार देखो बात समझो मेरी, एसेट ने आपको 2 साल चल के बराबर फायदा ही दिया, यानी कि 2 साल के लिए वो इस्तेमाल हुआ है, एसेट 2 साल किराए पे इस्तेमाल हुआ है। तो भाई साहब आप आगे देख लें, आपका काम, पीछे मुड़ के बैठ जाओ गुजरांवाला वाले, आगे ना देखना, आप तुम मुंह पीछे ही कर लो, चलो शाबाश, मैं कह रहा हूँ वरना क्लास से निकल जाओ, पीछे मुड़ के बैठो आप, ठीक है, आप पीछे ही मुँह रखना तुम। ओके भाई साहब, एसेट ना लेसर ने लेसी को दिया 2 साल के ही, एसेट लेसर ने रखा हुआ है किराए पे देने के लिए, ठीक है, तो किराए के ऊपर 2 साल दिया, अब उसने 2 साल एसेट ने बराबर फायदा दिया है, और एसेट इस्तेमाल की वजह से वैल्यू लूज कर गया, ठीक है। अब इलॉजिकल बात है कि आप किराया अगर बराबर रिसीव नहीं कर रहे तो कमाई को भी बराबर रिकॉर्ड ना करें। एसेट ने बराबर अपना इस्तेमाल करवा के अपनी इनकम को, अपने आप को यूज करवाया है, तो एसेट बराबर वैल्यू लूज कर रहा है, उसने कमाई भी बराबर ही की है, आप रिसीट उसको प्लस माइनस करके कर रहे हो, ठीक है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है अगर एक्सपेंस के साथ इनकम को मैच करने की मजबूरी है कि एक्सपेंस जो है वो बहरहाल ठीक खड़ा है, इनकम ठीक नहीं खड़ी हुई, एक्सपेंस अपनी जगह पे कायम है, बराबर एसेट इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें बराबर ही डेप्रिशिएट होना था, एक्सपेंस बराबर ही बनता था, ठीक है ना।
हाँ ये अलग बात है कि अगर बराबर रेवेन्यू होता और एक्सपेंस बराबर ना होता तो हम फिर एक्सपेंस की तरफ आते, हाँ भाई चल तुझे सही करें, ठीक है, अब बात समझे हो। अच्छा चलिए जी, क्वेश्चन। हाँ जी जाहिर है, अब और तो लेसर ने कोई लीज पे तो लिया नहीं हो, सवाल यह है कि लेसर ही किताबों में हमेशा डेप्रिशिएट करेंगे। देखो एसिड को डेप्रिशिएट करेंगे यूजफुल लाइफ पे, भाई का ये सवाल है। भाई साहब लेसर की किताबों में एसिड रहता ही सिर्फ इस लीज में, फाइनेंस लीज में तो वैसे ही वो निकल जाता है। अब रह गई ये वाली लीज, तो ये लीज तो मैंने कहा ये एसिड ही पीपीई है। ये एसिड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये, ओके ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, तो इसके तो वही रूल है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, रिपेयर एक्सपेंस वगैरह भी हो तो रिपेयर एक्सपेंस रिपेयर है, वो उस साल में एक्सपेंस आउट होगा। नहीं भाई, रिपेयर आप ही करवा कर अगर देते हैं तो वो आपका खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आएगा, ठीक है। बहरहाल अभी रिपेयर नहीं है, अभी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। डेप्रिसिएशन पहले क्या इनकम आई हुई है हमारे सवाल में, इनकम ही लिखी जी। पहले क्या है, रेंटल इनकम 55 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50 और 50। तसल्ली ना हो तो इसको माइनस करने ज़रा दूर से पता लग जाए। वैसे एक्सपेंस और इनकम लिखा होना काफ़ी है, ज़रूरत नहीं होती इस तरह से माइनस करने की, ठीक है। कोई मसला इसमें। बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में और कुछ नहीं पीपीई ही आएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए 500 का एसेट है, 50 डेप्रिसिएट हो गया तो पहले साल में 450, दूसरे साल में 400। नहीं ये प्लांट रिसीवेबल है, ये तो लिख लें। तुम इधर क्यों मुंह करके बैठे हो बेटा, तुम उधर ही मुंह रखो अब जी, ठीक है। अच्छा अब एक नई चीज़ है, देखें, कराया कमाया अलग आया अलग। तो आपको पता है इनकम अगर कमा रहे हैं डिफरेंट और रिसीव कर रहे हैं डिफरेंट, तो इनकम में एक्रूवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर ज़्यादा कमाया है कम रिसीव किया है तो रिसीवेबल, अगर ज़्यादा रिसीव किया है कमाया कम है तो एडवांस यानी अनअर्न्ड, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज के लेसर के सवाल के अंदर इनकम अनअर्न्ड या इनकम रिसीवेबल आ जाया करेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा लेजर बना लिया करेंगे। आप पहला सवाल है इसमें ज़रा तफसील से बना लेते हैं, अगले सवाल में बैठ जाओ यार आके। अगले सवाल के अंदर उसको मज़ीद अंग्रेजियाँ से अंग्रेजियाँ लिखना छोड़ देंगे, हमने तो सिर्फ बैलेंस ही निकालना होगा ना, ठीक है। रखने दो। अच्छा अब हमें चाहिए रेंट रिसीवेबल, ऐसा ही है, बोलो रेंट, इधर बना लो बिल्कुल। रेंट रिसीवेबल का लेजर बनाना है। ये कौन सा लेजर है, ये वाला लेजर है, ये डेटर का लेजर है। डेटर का लेजर भी क्या था, डेटर डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। यहाँ पे भी क्या करेंगे, रेंट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वर्किंग हम किया करेंगे, हमारी वर्किंग 2 बनेगी, ठीक है जी। वर्किंग 2 हम लेजर बनाया करेंगे रेंट रिसीवेबल का। अच्छा भैया देखो एक दफ़ा तवज्जो से देख लो तरतीब, जिस तरतीब से हमने वहाँ पर एंट्रीज़ की हुई हैं वही तरतीब यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हमसे एंट्रीज़ करवा के वो बैलेंस शीट मांगे, ठीक है। एंट्रीज़ नहीं मांगी और बैलेंस शीट मांग ली और हमें क्लोजिंग में रिसीवेबल या अनअर्न्ड निकालना है तो ये लेजर बनाना पड़ेगा। तो अपनी तरतीब वही याद रखें, पहले रेंट आया रिकॉर्ड करेंगे, फिर इनकम को कमाया जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं कोई ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं लिख रहा, फिलहाल सिर्फ यही उसूल, ठीक है। पहले साल में कैश कितना आया 30, तो कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 30 से, ठीक है। कमाया कितना 55, कमाया की एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 55, ठीक है। ये रेंटल और रेंट इससे अगर परेशान हो रहे हो, ठीक है, तो फिर थोड़ी देर के लिए ज़रा मैं मिटाकर
दोबारा से ऐसे बोलता हूँ जी, इधर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए जी। पहले मैंने कहा कैश आया कितना है वो रिकॉर्ड करो, फिर रेंट कमाया कितना है वो रिकॉर्ड करो। तो कैश आया तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 30, फिर कमाया कितना 55, तो कमाने की एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 55। ठीक है, अब बस इसी को ही हमने नाम बदल के क्या कर दिया हुआ है, रेंट रिसीवेबल। तो रिलैक्स रहा करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले कैश आया, एंट्री बोलो, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 30 से, फिर रेंट कमाया रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, तो रेंटल इनकम इस तरफ आ गई 55। अभी छोड़ो, थोड़ी सी एक लाइन छोड़कर आगे चलो, देखते हैं बाद में क्या होता है। अगले साल की भी एंट्रीज कर लिया करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फटाफट जी, बोलो। कैश आया तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट बेटा 80 से। अब रेंट कमाया कितना, वो रेंटल इनकम है, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 55। ठीक हो गया जी। अब ये लेजर कंप्लीट हो गया हमारा एंट्रीज करने से, ठीक है ना। पर्चे में ये भी नहीं लिखा करेंगे, पर कैश लिख लिया तो रेंटल इनकम छोड़ दिया, बस वो भी ना लिखा, बस पता लग गया कि ये रिसीव हुआ है, रिसीवल निकाल लेंगे जल्दी काम करने के लिए। लेकिन पहला दिन है इसलिए ज़रा बार बार ये बात हो रही है, ठीक है। तो पहले कैश आया कितना वो रिकॉर्ड करना है, फिर कमाया कितना वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो कैश आया कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर रेंट कमाया तो इनकम क्रेडिट तो रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। तो ये दो एंट्री ऐसे ही करनी है, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट बोलो, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। एक बार फिर बोलो, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। परे मुंह पर इधर नहीं देखना तुमने, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता क्योंकि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहे थे। अब मुड़ के देखोगे कभी, कहते तुम हो ऐसे करते नहीं हो। अच्छा चलो सीधे हो जाओ। अच्छा जी भाई सही है। अब ज़रा थोड़ा सा सोच लेते हैं ध्यान से। वैसे तो डेटर का लेजर है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्लोजिंग इस तरफ आ रहा होगा तो रिसीवेबल ही होगा, लेकिन हम ज़रा सोच भी लेते हैं। कमाया कितना था 55, सेल आया कितना है 30, तो क्लोजिंग डेट पर 25 रुपये क्या है रिसीवेबल, ठीक है। तो हम यहां पर आए और हमने लिखा करंट एसेट्स में रेंट रिसीवेबल कितना 25, ठीक है। अगले साल ये ओपनिंग बन गया 25 और क्लोजिंग में कुछ भी नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, लीज भी ख़त्म हो गई। उसूली तौर पे भाई साहब जो इधर से पूछ रहे थे और इधर एक दो सवाल इधर से भी आए थे, भाई साहब देखो इधर बातें ना करो आपस में पहली रो में बैठ के, ज़रा इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ। कहानी ख़त्म हुई तो सब कुछ बराबर भी हो गया, ठीक है। अब जे एंड पे कोई रिसीवेबल भी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ज़रा पैटर्न बदला इनकम का, ताकि हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर सकें। ये लेसर अपनी किताबों के अंदर इनकम के रिकॉर्ड करने को थोड़ा साल के ऊपर इस तरह से डिवाइड कर रहा है, वरना लेसी से तो पैसे हम उसी तरह से मांग रहे हैं 30 और 80। लेसी को नहीं पता कि हमारी किताबों में क्या अकाउंटिंग चल रही है। बात समझ आ रही है। ये पहली रो वाले भाई जमाई ले रहे हो आप इतनी बड़ी, अल्लाह माफ़ करे। हाइब्रिड वाले अल्लाह में साथ वाला भाई बस तकरीबन तुम्हारे मुंह में चला ही गया था, अल्लाह ने बचा लिया उसको। बेशरम आदमी। तुम्हें क्या लगता है वो कैमरे तक तुम्हारा मुंह अंदर से हलक भी नजर आ रहा था, इतना बड़ा मुंह तुमने खोल के जमाई लिया। ये समझ आ गया है? चले नोट करें। इंट्रो पढ़नी शुरू कर दी है, कोई बात नहीं। इंट्रो मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा है। अभी IAS 12 में जाएंगे ना, एक्रूअल प्री पेमेंट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डेटर बैड डाउटफुल डेट पढ़ेंगे, ओए होए होए, NRV, सारी इंट्रो आ रही है। इंट्रो इज कमिंग।
अच्छा जी, नोट शोट बना लेते हैं, चलें फिर आप ऐसा करें फिलहाल ना जल्दी से ज़रा अगला सवाल देखें, 11वां सवाल पहले देखें। ये ऐसे ही नोट किए जा रहे हैं, सब कुछ तो नोटेड है। 11वां सवाल देखें भाई, 11वां सवाल देखें। लेसर बॉट एन एसेट फॉर 500 ऑन यकम जनवरी 15 एंड लीज इट ऑन सेम डेट अंडर ऑपरेटिंग लीज, यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, लीज टर्म इज 2 ईयर्स, एनुअल रेंटर ऑफ 80 एंड 30 आर पेबल इन एरियर। यार वही सवाल दोबारा लिख दिया मेरे ख्याल से। ओहो नहीं, एरियर भी है, सब कुछ है, सिर्फ किराए की तरतीब चेंज है, ध्यान तो करें। यहाँ पे था पहले साल 30 फिर 80 और यहाँ पे है पहले साल 80 फिर 30। सिंपल सवाल से ज़रा बात समझ आसानी से आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक अगर मेरे साथ हैं तो मैं अगला सवाल करूँ फिर शुरू। चलो इधर देखो, ज़रा गौर से देखना। आप सिर्फ ये गौर से देखो कि कहाँ कहाँ चेंज आ रही है, ठीक है। ये देखो सिर्फ चेंज क्या आई, ब्लू फिगर्स चेंज होंगी सिर्फ, बाकी मैंने देखो कुछ चेंज भी नहीं किया। रेंट पहले 80 हो गया फिर 30 हो गया, टोटल तो 110 ही है, ठीक है। पता नहीं क्या मकासद होंगे इसके, पहले इसने ज़्यादा रेंट ले लिया बाद में कम ले रहा है, ठीक है। बहरहाल 110 है, 55 पर ईयर इनकम है, ठीक है, सही है। अब रूटीन वही 55 रिकॉर्ड करना है एज एन इनकम और रिसीव होना है पहले साल में 80 और दूसरे साल में 30, ठीक है। हमारी तरतीब क्या है, पहले रूटीन एसेट खरीदा, फिर कैश आया, फिर रेंट कमाया, फिर एसेट को डेप्रिशिएट किया, घिसा भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है जी। तो यही तरतीब रखनी है हमने, एसेट खरीदा, एसेट आया, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर कैश कितना रिसीव किया, पहले आए की पहले कैश आने की एंट्री करनी है, फिर इनकम कमाने की, तो कैश आया 80, फिर कमाया 55। ये 55 भी मुझे नहीं चेंज करना चाहिए था, मैं ब्लू ही रखूं ताकि आपको ये पता रहे कि सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज आया सवाल के, ठीक है ना। तो 55 और 55, ठीक है। नेक्स्ट, अगले साल कैश आया कितना 30, कैश डेबिट, डेटर आया ना, कैश डेटर क्रेडिट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। और कमाया कितना 55, डेप्रिसिएशन वैसे ही है, हमारा एसेट तो बराबर फायदा जो दे रहा है, ठीक है। कैश पहले ज़्यादा आए पहले कम आए, हमें इससे क्या, इसीलिए तो हमने रेंटल इनकम को बराबर कर दिया ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन ना हो जी। उसी तरह से 55 का रेंटल इनकम है और उसी तरह से 50 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। उसी तरह से पीपीई 450 और 400 पे है। फर्क सिर्फ कहाँ पे आना है, पहले रिसीवेबल था, हो सकता है अब एडवांस हो जाए, ठीक है। अब करेंगे क्या, क्या अनअर्न्ड रेंटल का अकाउंट बनाएंगे, इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। देखें इसी अकाउंट को यूज़ कर लेंगे, अगर इसका बैलेंस दूसरी तरफ चला गया तो ऐसे तो पहले भी होता है, ठीक है। बचपन में आपने बीआरएस पढ़ी थी अगर आपको याद हो, उसमें आप कहते थे जी बैंक का अकाउंट है, ठीक है, और बैंक के अकाउंट में हमारे पास लेट से ओपनिंग 2 रुपये थे और हमारे पास जो है वो हमने सेल्स की कुछ बैंक में तो 10 रुपये आ गए और एक्सपेंस जो है वो हमने 8 रुपये किया, तो हमारे पास क्लोजिंग में क्या पड़ा हुआ 4 रुपये। इस 4 रुपये को कहा जाता था करंट एसेट, ठीक है जी। क्या कहा जाता था जी, करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में बैंक आ जाता था। कहते नहीं शैतान बंद ऐथे ही तो नहीं बंद किधरे जी। इधर देखें, कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमारे पास लेट से 10 रुपये पड़े थे, हमने सेल्स की, या यूँ कह लो डेटर से पैसे आए, तो डेटर से पैसे आ गए जी 25 रुपये, लेकिन अब 35 रुपये पड़े थे। आपको यार डेटर एक्सक्रेडिट समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। कैश सेल्स की हमने बैंक में, ठीक है, और 35 रुपये पड़े थे
हमने खर्चा कर दिया 40 का, तो बैंक से एक फैसिलिटी ली जाती थी जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता था, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 5 रुपये। ये अजीबो गरीब सा सीन बन जाता था, ऑपोजिट साइड पे आ जाता था। इसको क्या कहा जाता था? क्या लेजर का नाम भी बदला जाता था? क्या आप 2 लेजर बनाते थे, एक लेजर बैंक अकाउंट, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट? ऐसा नहीं होता था, आप बैंक का ही लेजर बनाते थे। अगर उसका नॉर्मल बैलेंस आता था तो करंट एसेट्स में प्रेजेंट हो जाता था, और अगर उसका एबनॉर्मल बैलेंस आता था तो उसको करंट लायबिलिटी में वहां जाकर आप लिख लेते थे बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका अपना नाम। ठीक है, उसका अपना नाम। ठीक है, तो ये काम पहले भी हमने कर रखा है, बल्कि उसी इंट्रो के अंदर ही एक और भी सीन ऐसा बनता था कि डेटर का लेजर, जरा लेजर भरा नहीं दो में, ठीक है। डेटर का लेजर, हमारा एक डेटर था, हमने उसको मतलब उधार पे चीज़ें बेची थी 100 रुपये की, ठीक है, नहीं खैर तो कहानी तो बनाए, इंट्रो वाली कहानी बनाए ना। 90 रुपये की चीज़ें बेची थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। हुआ वहाँ से आया और उसने आगे कहा भाई मैंने आपके पैसे देने थे तो ये पकड़ो 100 रुपया। आपने कहा यार 90 देने हैं, उसने कहा तो 10 वापस कर दो। हमने कहा चेंज नहीं है, तो कोई बात नहीं रख लो, फिर एडजस्ट कर लेंगे, ये भी कह सकता है, या कह दिया करता था। वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर नॉर्मली ये सवाल आता था, वो कैश रिफंड भी देना, डेटर को रिफंड देना पड़ रहा होता था, या बैड आउटलेट के टॉपिक में भी आ जाया करता था। ये कॉन्सेप्ट तब का ही है, बहरहाल रिवाइज कर रहा हूँ, परेशान न शक्लें ना बनाएं, ठीक है, रिवाइज तो कर रहा हूँ। 90 रुपये की सेल की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश देते वक्त वो 100 दे गया, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अब क्लोजिंग डेट पर जब हम इस लेजर को क्लोज करेंगे तो है डेटर का अकाउंट, लेकिन अजीबो गरीब सा बैलेंस, ये उल्टा रिसीवेबल की बजाय पेएबल है, ये रिसीवेबल की बजाय पेएबल बन गया, ठीक है। तो ये हो जाता है, हम डेटर के अकाउंट को कभी भी क्रेडिटर नहीं कह देते थे, हम डेटर के अकाउंट को कहते थे ये डेटर का अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस वाला। कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक याद करो, जिसके अंदर कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर एक अकाउंट के अंदर ऐसा होता था कि डेटर के अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस भी होते थे और क्रेडिट बैलेंस भी होते थे, तो क्रेडिट बैलेंस को उसी डेटर के अकाउंट के अंदर लिखते थे क्रेडिट बैलेंस कहकर, ठीक है ना। तो ये डेटर का अकाउंट डेटर का ही रहा, हमने इसको क्रेडिटर नहीं कह दिया, कस्टमर ही था, उधार पे चीजें बेच दी, कुछ ज्यादा दे गया तो एडवांस लायबिलिटी बन गई हम पे, तो डेटर ही है नेगेटिव बैलेंस वाला। तो इसी तरह से हमने इस अकाउंट को भी नहीं छेड़ना है। क्यों? चीजों को सिंपल करने की तरफ चले कि मुश्किल करने की तरफ? सिंपल करना है ना, तो फिर सिंपल तो यही है कि रेंट रिसीवेबल का लेजर बनना है, उसमें अगर इधर बैलेंस गिरेगा तो ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, और इधर गिर गया तो क्लोजिंग में अनअर्न्ड है। यहां लिखते हुए सिर्फ रिसीवेबल या अनअर्न्ड लिख देना है, ठीक है, सही है। तो ब्लू जी, कैश आया कितना? 80, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अगले साल कैश आया कितना? 30, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये तो वही सेम था, कमाया तो 55 था, ठीक है, ओके। अब ये लिखने के बाद अब थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, हमने कमाया कितना था? 55, लेकिन रिसीव कर लिया 80, कमाया कम रिसीव हो गया ज्यादा, तो ये तो हम पे बोझ पड़ गया ना अब, है एडवांस, ठीक है। तो क्लोजिंग में एडवांस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई, ठीक है, आज इधर नहीं आ रही, ठीक है। अब ये ब्रॉड डाउन भी, तो ये ब्लू है, पिछले सवाल से चेंज बस, ठीक है ना, और क्लोजिंग 0 हो गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब बाकी सवाल सारा सेम है, सिर्फ यहां पर क्लोजिंग बैलेंस जब इधर आएगा तो करंट एसेट की बजाय करंट लायबिलिटी में आएगा, रेंट रिसीवेबल की बजाय अनअर्न्ड रेंट आएगा, या रेंट इन एडवांस लिख लें, जो मर्जी लिख लें, लायबिलिटी है अनअर्न्ड रेंट। कितना जी? 25 और 0। समझ आ गई? ये अगले सफ़े के ऊपर इसका सोल्यूशन है, वैसे नोट करना चाहो तो पिक्चर ले लो, फिर इतना की नोट कर लो बस। जी 10-11 हो गए, चलो अब 12 करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं।
चले जी, जल्दी जल्दी करना है, अब ये सवाल देख लें ज़रा। एसेट इज परचेज ऑन 1 जनवरी 2009 बाय लेसर फॉर 30,000, फेयर वैल्यू आ गई इसकी। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एसेट आया। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज इज 1 जनवरी 2009। यूजफुल लाइफ है 6 साल, लीज टर्म है 3 साल। अब भाई घर पे जाके ना टेस्ट लगा लेना, ऑपरेटिंग लीज का सवाल है, ठीक है, ओके। एनुअल रेंटल पेबल इन एडवांस, लेकिन अहम बात, कपास के काश्तकारों तवज्जो दो जरा, टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% एनुअली, ठीक है। फिलहाल यूं समझो कि अगली लाइन आपके सवाल में नहीं है, आईडीसी, ठीक है ना। और ज़रा मुझे वर्किंग वन तो कर दो, वर्किंग वन वो 3 जितना है लीज, बाकी एक बच्चा ये बोर्ड मिटा भी दो अगर। बोर्ड मिटा दो यार कोई, यार आप ही आ जाओ यार, इधर से कोई नहीं मिटा रहा, आमिर आप भी आ जाओ यार। जी भाई, जज़ाकल्लाह यार, जिंदा रहे। कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में ही लिख देते हैं ना कि आप जो है इतना, वही गेरू उसकी कैलकुलेशन अपने जहन में होती है। अगर उसने मिसाल के तौर पे लाख रुपया लेना है ना, तो उसने लेना लाख के आसपास ही है, पहले ज़्यादा रख के कुछ कम करके घेरा डाल लेंगे। देखें जी, हम तो रेंट भी रिड्यूस कर रहे हैं हर साल, आप आ जाएं। गेरू डालना होता है बस कस्टमर को किसी भी तरह से, तो ये बग डिफरेंट हो जाता है। परेशान ना हो, उसकी अपनी कैलकुलेशन दिमाग में पूरी होती है। ये जो लेसर होता है, ये लेसर जितना रेंटल रखता है और जो इंटरेस्ट रेट लगाता है, ये बेसिकली इसके दिमाग करेंगे, आगे जाके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, वहाँ पता लगेगा इसके दिमाग, चुप कर जा, इसके दिमाग के अंदर ना एक टारगेट इंटरेस्ट रेट होता, टारगेट जो है ना रिटर्न का रेट होता है कि मैं अगर 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मैंने इस पर कितना कमाना है। तो वो बड़ा ध्यान होता है, उस हिसाब से आपकी जो है ना वो रेंटल्स को, अगर उसको लगता है कि कस्टमर रेंटल ज़्यादा देना पसंद नहीं करता तो रेंटल कम करके इंटरेस्ट बढ़ा लेगा, पैसे उन्हें पूरे करने हैं। हो सकता है वो इंटरेस्ट ज़्यादा देने वाला ना हो, रेंटल दे सकता है तो उधर कम कर लेगा, रेंट बढ़ा लेगा। अपना टारगेट जो उसका होता है ना, जो उसने इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेना होता है, वहाँ पे वो बैठे होते हैं अकाउंटेंट्स, वो ले लेते होते हैं, ठीक है ना। बाहर वर्किंग वन जी, डेट है, एडवांस का सवाल है, डेट और इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। यही 2 कॉलम बस हम बना रहे हैं अभी तक तो जी। डेट बेटा जब देख लें, एसेट परचेज है 1 जनवरी को, इसी दिन लीज पे गया और एनुअल रेंटल पेबल है इन एडवांस, तो 1 जनवरी 2009 कितना जी, 8,000 है। और फिर वो कह रहे हैं ये रिड्यूस होता जाएगा 5% एनुअली। इसका मतलब 2 तरीके हैं, आप 80,000 में से माइनस कर लो 10% ऑफ 80,000, 5% है, अच्छा सॉरी नहीं रिड्यूस, अच्छा ठीक है, और ये 8,000 है, ठीक है ओके। या ये कर लो, और या फिर आप 8,000 को ही 95% कर लो, जो आपका दिल करे वो कर लो। मैं 95% किया करूँगा, कोई मसला तो नहीं इसमें, बात समझ आती है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2009 के बाद 10 वाला किराया जो होगा वो 8,000 का 95% होगा,
7600, ठीक है। और यकम जनवरी 11 वाला 7600 का बेटा 95%। अगर 8000 का ही 95% है तो फिर एनुअली तो ना रिड्यूस हुआ है। 90% नहीं ना लेना, कौन कह रहा है 90% ले लो, इकट्ठा ही 90% ले लें। नहीं यार, पहले साल में 5 कम होना है, फिर अगले साल 5, दूसरे साल हाँ 90 ले लें 8000। सॉरी यार, मैं समझा, सॉरी यार जी। 7220 भाई कह रहे हैं 8000 का 90% ले लूँ, हाँ ले लें, ठीक है जी। टोटल क्या आ गया? 22,820। अनलेस सवाल कोई और बेसिस ना बता दे। हमने IFRS 15 कहता है ऑपरेटिंग लीज के अंदर रेंटल्स को स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही रिकॉर्ड किया करना है, रेंटल इनकम को स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करना है, अनलेस सवाल को और बेसिस दे दे, ठीक है ना। तो अब ये तो टोटल आ गया, हमने क्या लेना है जी? हमने रेंटल इनकम निकालनी है। इधर देखो 22,820 बटा 3 जी, 7607 पर ईयर। ये आया है और ये कमाया है, ठीक। अच्छा, अब ज़रा इधर तवज्जो कीजिए, करना आपने होता है ना काम पहले, इसलिए ज़रा सुन लें एक दफ़ा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 9, प्लीज़ ज़रा देख लें, इधर एक दफ़ा देख लें। यकम जनवरी 2009 पर एक एंट्री होनी थी एसिड डेबिट कैश क्रेडिट वाली, वो आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ ज़रा ध्यान से देख लें, एक एंट्री की जगह छोड़ दीजिए, ओके, एक एंट्री की जगह छोड़ दीजिए। और फिर आपको पता है आपने पहले कैश आया, फिर रेंट कमाया, फिर एसेट को डेप्रीशिएट किया, ये एंट्रीज करनी होती हैं, ये काइंडली करके दे दें मुझे, ठीक है। ओके, सिर्फ यहाँ पर आपने एक जगह खाली छोड़ देनी है एक एंट्री की, बाकी तो आप तरतीब से चल रहे होते हैं। आप कौन सा कोई इससे ऐसे आमने सामने एंट्रीज कर रहे होते हैं, तो आप तरतीब से चलते जाइएगा, सिर्फ एक एंट्री छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तीनों साल की एंट्री करें, जो गलती होगी बाद में सही कर लेना, अभी नहीं डरना, ठीक है। एक चीज़ मैंने अभी गायब कर दी है सवाल में से। पहले साल की एंट्रीज कर ली, हाथ खड़ा करें। चलें अब रुक जाएं ताकि हर साल में गलती ना हो डेप्रिसिएशन में। अच्छा, अब सुने 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 सुने, अभी तक आपने जो एंट्रीज की वो बिल्कुल ठीक की हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने छुपाई हुई थी, जिस वजह से एक डेप्शन की एंट्री थोड़ी सी कैलकुलेशन की हद तक चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अभी जी। सवाल के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, IDC शॉर्टकट इसको कहते हैं, जिसकी आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें। जैसे एग्रीमेंट होता है, आपने ड्राफ्ट करवाना होता है तो आप अपना वकील साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो फीस पेड टू वकील, अच्छा जी, लॉयर लिख लो भाई, ओके।
मिसाल के तौर पर, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, और भी चीज़ें होंगी इसमें जो कुछ आता है स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है कि ये चीज़ें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में आ सकती हैं, वो इंशाल्लाह वक्त आने पे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल मिसाल के तौर पे ये एक खर्चा है, ठीक है। अच्छा सुनो जी, एसेट कितने का खरीदा? 30,000 का। देखो सब बच्चे इधर, एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 30,000 से। अब मेरा अगला सवाल, बाकी काम आपने सारे सही किए हैं इसलिए मैंने कहा पहले ज़रा रिवाइज कर लें आप। ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो हमने पे की है लॉयर को, जाहिर है ये लीज ड्राफ्ट करवाने के लिए की है, ये ज़रूरी खर्चा है। तो इस ज़रूरी खर्चे को एसिडी कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, एक्सपेंस आउट करें। वैसे भी लॉजिकल बात है कि आपको अगर एक खर्चे ने अगले 3 साल फ़ायदा देना है, क्या बोला मैंने, अगले 3 साल फ़ायदा देना है तो इसको 3 साल पे ही डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। ज़रा चलो देख लो, पहले एंट्री तो कर लें। आईडीसी की एंट्री क्या होती है? 1 जनवरी 2009 पर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ये कैश किसका है जी? आईडीसी का। कितना है भाई? 6,000। यानी कि एसेट की कॉस्ट का, वो जैसे पीपीई के अंदर जरूरी खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड होते थे, वही काम किया है, ठीक है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। कोई मसला यहाँ तक? मसला आना ही डेप्शन में। चले उसके बाद ईयर एंड पे इसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं, जरा इसकी जांच उड़ा लें इससे, ठीक है। ईयर एंड पे डेप्रिशिएट करते हैं तो यार देखो, जो आपका एसेट है उसको आपने यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना है, लेकिन जो आपका आईडीसी है, क्योंकि इसने 3 साल फायदा देना है तो इसको 3 साल पर ही डिवाइड करना है। यानी कि आपने अपने इस वकील साहब को 3 साल वाली लीज के लिए एग्रीमेंट बनवाया है, या जितने उस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 साल। आगे भाई इसको 3 साल पे दिया, किसी को 1 साल पे देगा, किसी को 2 साल पे देगा, आगे चलता रहेगा काम। तो क्या इस लॉयर को जो 6,000 दिया गया है, ये सारे लीज एग्रीमेंट्स जिस इस एसेट की जिंदगी के अंदर आने हैं उसके लिए पे कर दिया है? नहीं नहीं, ये इसी लीज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पे किया गया है। ये इसी लीज टर्म के अंदर 3,000 फायदा देगा। तो यूजफुल लाइफ पर एसेट को डिवाइड करना है हमने, और लीज टर्म पर आईडीसी को डिवाइड करना है, और इनका टोटल बनेगा आपकी डेप्रीसिएशन, ठीक है। ओके, तो चलो 31 दिसंबर 2009 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री करोगे। इधर देखो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इधर देखो सारे तवज्जो से, 30,000 को डिवाइड करना है 6 साल से, प्लस 6,000 को डिवाइड करना है 3 साल से। टोटल आ गया 7,000 डिवाइडेड बाय 7,000 और 7,000। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट। तो 30,000 को 6 से डिवाइड करना है, 6,000 को 3 से डिवाइड करना है। कोई मसला है इसमें तो पूछ लें। क्लियर है? ये ज़रा नई चीज़ थी, बाकी सवाल तो वही है, ठीक है। चलिए सवाल पे वापस आए। एसेट खरीदा, कुछ ज़रूरी खर्चा भी किया, वो एसेट कॉस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब कैश आया, आज 1 जनवरी को ही आ गया, शुक्र है। तो कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। नहीं, मैंने अनअर्न्ड का अकाउंट ही नहीं बनाना, यही तो आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। और तकलीफ बहुत होगी तो कल एक लाइन लिखवा दूंगा, सवाल में लिखा है करना पर्चे में कि रेंट रिसीव्ड और अनअर्न्ड दोनों के लिए मैंने रेंट रिसीवेबल का वर्ड इस्तेमाल किया। ये लिख देनी, लाइन लिख देंगे हम वैसे, ठीक है ना। और भाई रेंट रिसीवेबल का अकाउंट ही बनाया था ना अनअर्न्ड निकालते हुए भी, ठीक है। अभी पहले भी तो यही काम किया है। थोड़ा कैश 30 की इनकम कमाई थी और 55 कमाई थी और 80 आ गया था, तो वो भी तो अनअर्न्ड था। तो क्यों नहीं अनअर्न्ड का लेजर बनाया था? यही तो सिखा के ला रहा हूँ कि अकाउंट एक ही बनाना है, कामों को मुश्किल नहीं करना, ताकि जिंदगी में एंट्री यही बस ज़हन के अंदर आए ऑपरेटिंग लीज के लिए। कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, बस कुछ नया नहीं करना। लेजर बनाते हुए खुद ही पता लग जाएगा कि अनअर्न्ड है या रिसीवेबल है, और ठीक है। तो कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितना जी? 8,000 से रिसीव हुआ ये, लेकिन कमाया कितना? ये 31 दिसंबर 9 पर जाकर कमाओगे, पहले दिन कमा नहीं लिया जाता। लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूं रिसीवेबल कह दिया, क्रेडिट, ठीक है ना। वो लेजर से निकल आएगा अनअर्न्ड। आपने नई एंट्री नहीं सीखनी। ऑपरेटिंग लीज की बस यही 4 एंट्रीज हैं। एसेट खरीदा और
कैश आया और रेंट कमाया और डेप्रिशिएट किया, बस वो एंट्रीज ये रहनी है। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, वही डेटर वाली बात, फिर कमाया, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट और फिर डेप्रिसिएशन। इसको नहीं बदलना, जिंदगी आसान है, बस 4 ही एंट्रीज हैं बस ऑपरेटिंग लीज में। सवाल में जो मर्जी करता रहे। अभी लेजर वर्किंग 2 में बनाए हूं, लेजर ओपन करेंगे ना अभी सारा कुछ वहां से निकल आएगा। ठीक है, सही है ना? ओके। तकलीफ के ऊपर मैंने कह दिया है कि एक नोट डाल देंगे सवाल के अंदर, डालेंगे इंशाल्लाह, कल देख लेंगे। अच्छा तो जी कमाया तो रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, कितने से जी? 770। अच्छा 7607 बंदा बन जा। आमिर के साथ बैठ गया जाके, उसको तंग कर रहा है जी। चलें आगे। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 10 पर कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितना जी? 7600। भाई अगर आपने आन शान सोचना शुरू कर दिया ना तो फिर पर्चे में यही सोचते रह जाओगे। ये सबसे आसान और एफिशिएंट तरीका है, फटाफट एक ही जैसी एंट्रीज हैं, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के लिए चीज़ें वहीं से निकल आती हैं खुद ब खुद। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 10 रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 7607, ये तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। फिर 31 दिसंबर 10 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 7000। ठीक है जी। जी 1 जनवरी 11 पर कैश डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 7220, कम हो गया अब तो। हमें क्या, हमें तो लेजर से निकाल लेना सब कुछ अभी। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 11 पर रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, कितने से? 7607। फिर 31 दिसंबर 11 पर डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 7000 से। ठीक है जी। तो इनकम स्टेटमेंट बनानी हो तो बस डेप्रीसिएशन हर साल 7000 और रेंटल इनकम हर साल 7607 बन गई इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा 30,000 माइनस 7,000 माइनस 7,000 माइनस 7,000, मतलब हर साल में बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? मसला क्या आना है, तो ये वर्किंग कर लिया करेंगे। ठीक है, वर्किंग में नाम लेजर का वही है, रेंट रिसीवेबल। जैसे बैंक का नाम नहीं बदलते थे, जैसे डेटर का नाम नहीं बदलते, ऐसे इसका नाम हमने नहीं बदला बस। ठीक है, मर्जी हमारी। ठीक है, रेंट रिसीवेबल। अब क्या करना है जी, इधर देखो, आपस लाइनें लगी होती है ना, इसलिए आपको तो मसला कोई नहीं। क्या देखें जी, जी कैश आया, रेंट कमाया, यही है ना? कैश आया तो कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, दूसरी एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। फिर कैश डेबिट, बोलो बोलो बोलो, कैश डेबिट बोलो ना, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर कमाया, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। फिर कैश आया तो कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर कमाया तो रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। एंट्री लिख दी बस, अब रह क्या गया? इनकम तो सब साल बराबर है, 7607 7607 7607। कैश पहले साल आया 8000, दूसरे साल आया 7600, तीसरे साल आया 72,000।
अब सुकून से थोड़ी देर के लिए सोच लो, इतनी को काउंटिंग तो अब आपको आ ही गई होगी, ठीक है, कि कमाया हमने 76, रिसीव कर बैठे 8000, तो ज़्यादा रिसीव कर गए, तो क्लोजिंग इस तरफ आ रहा है बैलेंसिंग। ये क्या है, ये क्या है, कितना कितना 393, ये क्या है जी, अनअर्न। क्लोजिंग में क्या है, अनअर्न। और वो देखो गुजरांवाला वाले करंट लाइबिलिटी लिख के बैठा है इसके साथ, इतना अच्छा बच्चा। देखो 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 सर, मेरे पास तो रजिस्टर नहीं है, पेन भी नहीं है, मैं तो शुक्र करें आ जाता हूँ, मेरा आप पे एहसान है, आप समझते हैं कि मैं जी सही है। नेक्स्ट ये क्लोजिंग बन जाएगा ओपनिंग अगले साल 393। अब बताओ बैलेंसिंग फिर किस तरफ आ रही है, वापस आ गया इधर। ओहो, ऐसा भी हो सकता है इधर, ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है वैसे, इसलिए तो हमने एक ही अकाउंट बनाया है आसानी के जी। 386, ये भी क्या है, फिर ब्रॉड डाउन 386 है, और कैरी डाउन कितना आ गया, जाहिर सी बात है लीज खत्म हो गई है तो कुछ रिसीवेबल ना कुछ अनअर्न, ना कुछ रिसीवेबल ना कुछ अनअर्न। ओके इधर देखें जी सवाल, इधर कुछ जगह बन जाए ना थोड़ी सी, अब तो बन गई ना। बोर्ड के इस तरफ आ जाए जी, ये भी तो यूज किया जा सकता है ना। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन कौन से साल हैं, 11, 10, 9 जी। इंटरेस्ट नहीं, सॉरी अभी भी दिमाग से नहीं निकला। रेंटल इनकम, जी रेंटल इनकम हर साल कितनी है जी, 7607, 7607, 7607। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हर साल 7000, 7000 और 7000। बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स में पीपीई आएगा, पहले साल 30,000 माइनस 7,000 21,000, अच्छा सॉरी 36,000 जी। 36,000 माइनस 7,000 बेटा, 36,000 माइनस 7,000 29,000, फिर 29 में से 7 गया तो 22 में से 7 गया तो ठीक है। उसके बाद अब ज़रा परे देखें, रेंट रिसीवेबल, आमिर भाई थोड़ा सा उधर ले जाएं, ये जहाँ पे रेंट रिसीवेबल का लेजर बना हुआ है, इसमें आप देखें तो अनअर्न्ड रेंटल आ रहा है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ले, ओ ये क्या हो, अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर अनअर्न्ड, यहाँ पे अनअर्न्ड ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अनअर्न्ड ही लिखना है। ओके, अनअर्न्ड पहले साल में 393, दूसरे में और तीसरे में, और यहाँ पे लिख दोगे वर्किंग टू। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठहर जाओ, अभी नोट बनाने हैं। हाँ खौफ कर रहा हूँ अल्लाह का, इसीलिए बनवा रहा हूँ, अल्लाह खौफ ना करता तो ना बनवाता हैं। क्या अभी रमज़ान में कम पढ़ाऊँगा, दो मिनट लगने हैं यार। हाँ जी अब बनाते हैं जी हम नोट्स, ठीक है। तो नोट्स के अंदर देखो भाई, इतना आसान नोट है, नोट का नंबर है 7, ऑपरेटिंग लीज। ओके, देखो लेसी सिर्फ लीज कहता था,
इसने फाइनेंस लीज भी कहा और आज ऑपरेटिंग लीज भी कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो 7.1 में थोड़ी अंग्रेजी मार देना, 7.2 में सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस बनता है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर भाई कोई इंटरेस्ट वगैरह का चक्कर ही कोई नहीं है, कोई मैच्योरिटी एनालिसिस कोई जो है वो है ही नहीं है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग। तो सिर्फ क्या बनना है, सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस बनना है, ठीक है। और हम नोट बना लेते हैं पहले साल के एंड का, 31 दिसंबर 2009 के साल का नोट बना लेते हैं। तो 31 दिसंबर 9 वाले साल के अंदर बिल्कुल उसी तरह से आप देखें, 10 वाला विद इन 1 ईयर है और 11 वाला 1 to 2 ईयर्स है। तो आसान चीज़ देख लेना, एंड पे कंक्लूजन के वक्त 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देकर अगर हो जाए तो कर लेनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो लेस देन 1 ईयर क्या है जी, यहाँ पे तो मसला ही कोई नहीं है कि प्रिंसिपल वाला कॉलम ना उठाना बल्कि इंस्टॉलमेंट वाला उठाना, यहाँ पे कोई है ही नहीं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग, ठीक है। तो क्या है जी, 7600 और 1 to 2 ईयर्स, 7220 टोटल आ गया, ठीक हो गया जी। कोई और नोट तो नहीं बनना, देख लो, कोई और नोट तो नहीं बनना है ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नहीं बनाना। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भाई मैंने कहा था हमेशा बनाना है, राइट ऑफ यूज़ था उसके केस में, इधर रेलेवेंट नोट्स कह दे तो क्या करोगे, बना लेना, ठीक है। 1 मिनट का काम है। इधर देखो, हम बना रहे हैं नोट्स किस साल के, 31 दिसंबर 9 का बनाया है ना, तो ये भी 9 का ही बना लेते हैं, ठीक है। तो 2009 के अंदर ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 9 में ही आया ये एसेट, फिर एडिशन 36,000, ठीक है जी। क्लोजिंग 36,000, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग 0, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 7,000, क्लोजिंग 7,000 और बुक वैल्यू 20, ये वही 29,000 है जो बैलेंस शीट में नज़र आ रहा था, ठीक है ना, सही है। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक सवाल एक ही है, ठीक है। ये 15 वाले साल का पीपी का नोट भी, सॉरी 9 वाले साल का 31 दिसंबर 9। तो ये पिक्चर ले लें उस तरफ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आमिर भाई पहले वहाँ से चलाएं, एक फ्रेम उस बोर्ड का लगाएं और फिर अगला इस बोर्ड फ्रेम का, ठीक है जी। अच्छा जी, होमवर्क के अंदर आपके हैं, यार संडे भी है, टेस्ट में भी यही होना है और क्या होना है, लीज ही होनी है, नहीं तो होर की हूँ तुसी चाहते हो, सिर्फ लीज का टेस्ट होगा। वैसे पिछला पढ़ा हुआ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। सिफारिश मैं करूँगा कि कोई और सवाल भी, सरप्राइज सवाल भी डालें। अल्लाह हाफिज़।